हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर्स। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम के बारे में जाना था। पैराडाइम क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कैसे हमें बच्चों को रचनावाद तरीके से क्लासरूम में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाया जाता है। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए इसमें ये जानना है कि अगर हम रचनावाद तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको हम असेस कैसे करेंगे, हम उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका हम आकलन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ उद्देश्य है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रचनावाद तरीके में हम यूज करते हैं। हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम। कहने का मतलब वही है कि हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सीखने के दौरान, मतलब कि हम जब सीखते हैं किस में, कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट को अगर हम देखें स्टूडेंट, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर कहने का मतलब है रचनावाद तरीके से हम बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इट मींस चाइल्ड सेंटर्ड कहने का मतलब है कि बच्चों के हित में चीजें होनी चाहिए। अगर टीचर किसी चीज को पढ़ा रहा है तो बच्चों के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ाना होगा, बच्चों के अनुसार चीजों को पढ़ाना होगा। अगर हमारा क्लास है और क्लास में बहुत विभिन्न तरह के बच्चे हैं और विभिन्न तरह के बच्चे हैं तो हमें हर बच्चे के अनुसार चीजों को डील करना होगा। अगर मेरे क्लास में कोई तेज बच्चा है और कोई मान लीजिए स्लो लर्नर है, ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने टेक्निक को चेंज करना होगा, मुझे उसके अनुसार चीजों को बतानी होगी, हमें लेसन प्लान उसके अनुसार बनाना होगा जिससे हर बच्चे को समझ में चीजें आए। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड कहने का मतलब है कि चीजें बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। जो भी उसका करिकुलम है किसके अनुसार होना चाहिए, स्टूडेंट के अनुसार होना चाहिए। बाल केंद्रित मतलब यही है। ठीक है, दूसरा अगर हम पॉइंट देखें बच्चों तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब कि अनुभव से सीखना। रचनावाद तरीके का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करने का मतलब है कि हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करके सिखाएं या सीखें। अगर एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, वो लर्निंग हमारी लॉन्ग लर्निंग मतलब लॉन्ग मेमोरी में रहती है और वो चीजें हमें ज्यादा दिन तक क्या होती है, याद रहती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल एक दूं, अगर कोई छोटा बच्चा है और माँ उसकी क्या कर रही है, किचन में काम कर रही है, तो इसके साथ साथ वो बच्चा जब वो गैस को जलते हुए देखेगा, ब्लू गैस को, तो वो बार बार उसमें उंगली करने जाएगा। ठीक है, कि क्या है ये, बच्चे को तो पता नहीं है कि वो क्या है, और माँ बोलेगी बेटा तुम मत करो जल जाओगे, तो बच्चा को भी नहीं पता, छोटा बच्चा है, उसे क्या पता चला जलना क्या होता है। बट अगर माँ थोड़ा सा उधर गई और इसी बीच बच्चा क्या कर दिया, उंगली टच कर दिया, उसमें जल गया, उसको दर्द हुआ। अब उसके बाद क्या होगा कि बच्चे में एक अलग परिवर्तन हो जाएगा, बच्चा ये समझ जाएगा कि ये कुछ खराब चीज है जिससे मुझे दर्द होता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, बच्चा वो एक्सपीरियंस कर चुका कि ऐसे वो एक ऐसा चीज है जिससे मुझे दर्द होता है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखा है। रचनावाद तरीके में ऐसे चीजों की, ऐसे हम लर्निंग को करते हैं, एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखते हैं। अगर इसके आगे हम पॉइंट को डिस्कस करें स्टूडेंट, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, स्टूडेंट लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब है अवलोकन करके सीखना। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवलोकन मतलब किसी को देख के सीखना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि हमारे घर में हमारे माता पिता जब मंदिर के सामने पूजा करते रहते, अगर वो आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज को कि जो छोटे बच्चे हैं कभी कभी ऐसे वो भी आके क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। मतलब वो उसको कोई सिखा तो नहीं रहा है उस बच्चे को कि तुम ऐसे करो, है ना, लेकिन जब वह अपने माता पिता को ऐसे करते हुए देखा तो वो क्या किया, अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया कि माँ पापा किसके सामने ऐसे हाथ जोड़े हुए, वो ये भी नहीं पता कि हाथ जोड़ के क्या करना है, बस हाथ जोड़े हुए हैं, इट मींस
वो भी आके करेगा। ठीक, जैसे कि एक और मैं एग्जांपल दूं कि अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो वो बच्चा भी देखेगा तो उस चीज को करेगा। ठीक है, तो जब हम अवलोकन करके चीजों को सीखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है लर्निंग। ठीक, यही कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत आता है, यही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के तहत आता है कि हम रचनावाद तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने थॉट को जनरेट कर सकते हैं। इसके आगे अगर पॉइंट को डिस्कस करें, लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि करके सीखना, मतलब कि वही एग्जाम्पल हो गया कि अगर मैं साइकिल चलाने एक बार गया तो एक बार में क्या होगा, मैं नहीं सीखूंगा, दूसरा बार जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा, तीसरा बार जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा। तो ऐसे ही बार बार हम उस चीज को, कार्य को करेंगे, फिर उसमें क्या होगा, एक्सपर्टीज आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट को हम बच्चों देखें तो रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर, मतलब सुविधा प्रदान करने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है। ठीक, इसमें ध्यान देंगे कि अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं, तो टीचर का काम क्या होगा, फैसिलिटी देने वाला, ना कि इंस्ट्रक्ट करने वाला। ठीक है, ये सवाल सीटेट में कई बार पूछता है कि टीचर का रोल अब कैसा होना चाहिए, तो फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए, मतलब कि वो सुविधा बच्चों को बस प्रदान करे कि ये तुम्हारे पास चीजें हैं, तुम इसके साथ तुम जो करना है, तुम्हें जो बनाना है वो तुम बनाओ। ठीक है, अगर मैं पुराने चीज को, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड को देखूं स्टूडेंट्स, तो पहले क्या था, टीचर सेंट्रिक था। टीचर सेंट्रिक मतलब कि शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक आदेश देता था कि तुम्हें ये चीजें याद करनी है, और बच्चे क्या करते थे, उसको याद करते थे। लेकिन अब वही चीज बदल के ये क्या हो गया है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, मतलब कि बच्चा को जो चीज चाहिए, बच्चा को जैसे चाहिए वैसे उसको प्रदान करना है। तो उसी तरह से टीचर का रोल इसमें क्या होगा, सुविधा देने वाला। टीचर क्या करेगा, तो बच्चों को उसके अनुसार चीजें बताएगा। ठीक, बच्चों को कहां दिक्कत आ रही है, कहां उसे परेशानी आ रही है, उसे बार बार उससे डील करेगा, रिमीडियल टीचिंग देगा, एक्स्ट्रा क्लास देगा, और उसे उस चीज को समझाने, बतलाने में मदद प्रदान करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में, कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम के तहत हम बच्चों को ऐसे सिखाएंगे। अब इसमें है कि आकलन कैसे होगा। आकलन कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर हम चीजों को बता रहे हैं, बच्चों को इस तरह से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो साथ साथ हमें उसका क्या करना है, आकलन भी करते चलना है। जैसे कि अगर मैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और साथ साथ क्या कर रहा हूं, मतलब कि एक छोटा सा टेस्ट ले लिया कि हाँ बेटा, तुमने आज जो मैंने डिस्कस किया उसको आप क्या करो, बताओ। अगर बच्चा बता दिया, इसका मतलब क्या है कि बच्चा सीखा है। साथ साथ आकलन कहने का मतलब ये भी है, अगर क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया और बोला कि हाँ बेटा खड़ा हो जाओ, ये बताओ क्या मैं बता रहा हूं, बच्चा आंसर किया, इट मीन्स कि बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो आकलन इस तरह के अप्रोच में, इस तरह के रचनावाद तरीके में हम साथ साथ करते चलेंगे। अगर मैं लेसन प्लान बना रहा हूं तो ये भी लेके चलूंगा कि जो मैं ऑब्जेक्टिव बनाया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा सामान्य उद्देश्य क्या है, मेरा विशिष्ट उद्देश्य क्या है, वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, कि अगर मुझे ये चीज बताना है तो वो चीज बच्चा सीख जाए। ठीक है, और वो उद्देश्य मुझे प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं इसमें एक्सपीरियंशियल, अनुभव से सिखा रहा हूं बच्चों को, मैं अनुभव के तरीके से सिखा रहा हूं, वो फील करे उस चीज को, तो उसमें उसका पार्टिसिपेशन कितना है मुझे ये भी देखना पड़ेगा। बच्चों से रेगुलर फीडबैक लेना होगा, है कि नहीं। फीडबैक लेने का मतलब है कि अगर बच्चों को मैं भ्रमण पे ले गया, ठीक है, अगर मैं बच्चों को रॉक पढ़ा रहा हूं, चट्टान पढ़ा रहा हूं, पहाड़ पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी का अगर चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या किया, बच्चों को भ्रमण पे ले गया। भ्रमण पे ले गया तो बच्चों को दिखाया, अगर बच्चों को मैं लोकल एग्जांपल दूं कि मैं गया के पहाड़ ले गया या राजगीर का पहाड़ दिखाने ले गया, तो बच्चों का मैं अवलोकन भी, टीचर क्या करेगा, अवलोकन भी करेगा कि बच्चा कितना पार्टिसिपेशन उसमें कर रहा है कि नहीं। अगर बच्चा ये देख रहा है कि हाँ
कैसे पहाड़ होते हैं, वो किस तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछता है, मैं उसका कैसे जवाब देता हूं, ये क्या हो जाएगा, आकलन का तरीका हो जाएगा इस तरह के रचनावाद प्रक्रिया में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें लर्निंग बाय डूइंग, इट मीन्स कि अगर बच्चा करके सीख रहा है तो उसका एक क्या होगा, गाइड होगा। टीचर क्या करेगा, उसको गाइड रेगुलरली करते रहेगा, है कि नहीं। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो आपको कोई साथ में गाइड करने वाला तो होता है कि नहीं होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ बेटा तुमने इतना सीख लिया, ऐसे करोगे तो और अच्छा कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, आकलन ही तो हो रहा है, उसे मैं जज ही तो कर रहा हूं कि तुमने इतना परसेंट तक अभी तक जाना है। ठीक है, तो उसी तरह से एक स्टूडेंट को भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार रेगुलरली हम उसका क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम अगर बात करें टीचर का रोल क्या है इसमें, फैसिलिटेटर का है। फैसिलिटेटर मतलब कि वो सुविधा देने वाला है, तो सुविधा देगा तो उसके साथ साथ वो बच्चों का क्या करेगा, आकलन भी करते चलेगा कि बच्चा अगर रेगुलर क्लास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बच्चा रेगुलर क्लास में अटेंटिव है कि नहीं है, वह बच्चा कितने क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहा है, कितने क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है कि नहीं। अगर जवाब नहीं दे रहा है तो उसको रिमीडियल टीचिंग देना है कि नहीं देना है, एक्स्ट्रा क्लास देना है कि नहीं देना है। तो अब इस तरह के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें इस प्रकार का बच्चों के साथ आकलन करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम के तहत हम असेसमेंट बच्चों का कैसे करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रह गया हो या कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स। और साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ नोट्स भी बनाऊं जिससे आप लोगों को मदद मिल पाए, आप एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।